हेलो एवरीवन, हम जो है क्लास 11th की जो है चैप्टर नंबर 14 को स्टडी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हम जो है ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, हम क्रैब साइकिल को स्टडी कर चुके हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो, आपके ग्लाइकोलिसिस में आपके क्रैब साइकिल में क्या हो कि Na-DH2 और FADH2 का जो है निर्माण हुआ था। अब क्या होता है कि जो Na-DH2 है वो FADH2 के करेंगे, वो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जैसे Na-DH2 था, इट विल चेंज इनटू, ये क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव लूज करेगा, Na पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यहाँ पे बनेंगे। वैसे ही FADH2 क्या करेगा, FADH2 किस में चेंज होगा, FAD पॉजिटिव में, अपने ये 2H पॉजिटिव जो वो रिलीज़ करेगा, साथ में जो है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ये रिलीज़ होंगे। ठीक है, अब देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर में से मूव करवाए जाएंगे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जब पास करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या होता है कि एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को हम ATP के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं। और आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लास्ट में किसको दिए जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन प्लस आपके जो हाइड्रोजन है ये किए जाते हैं। ये ऑक्सीजन इज़ द लास्ट एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, और वो किस में चेंज होगा, फिर वो वाटर मॉलिक्यूल में चेंज होता है। ठीक है, तो ये आपके दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हुआ क्या, आपका Na-DH2, Na-DH2 ने क्या किया, अपने जो मतलब Na पॉजिटिव में चेंज हुआ, 2H पॉजिटिव अपने रिलीज़ किए और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या 2H पॉजिटिव जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो होते हैं मूव करवाए जाते हैं। और जैसे ही 1 कैरियर टू नेक्स्ट कैरियर जब ये मूव करेंगे तो आपकी जो एनर्जी रिलीज़ होगी उसको हम क्या करेंगे, ATP के फॉर्म में जो है रिलीज़ करते हैं। वैसे ही FADH2, ठीक है, ये भी क्या करेगा, अपने 2H पॉजिटिव जो होगा वो रिलीज़ करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, और उसको जो है मतलब इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू जो है मतलब मूव करवाया जाएगा, और आपकी एनर्जी जो है रिलीज़ होगी और उसको ATP के फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और ये आज आपका हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे और दे विल फॉर्म आपका जो है मतलब वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यहाँ पे देखी गई है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और यहाँ पे जो है क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है का फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर एंड टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है। आपने याद रखना कि ऑक्सीजन जो होती है वो फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, और क्या करेगी, वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनाएगी। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है आपकी कहाँ पाई जाती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पे जो है आपका जो है मतलब फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होते हैं दैट इज रिलीज एंड यूटिलाइज द एनर्जी स्टोर इन द Na-DH2 एंड FADH2। आपके जो है ग्लाइकोलिसिस में भी, आपके जो है क्रैब साइकिल में भी बहुत सारे Na-DH2 का निर्माण हुआ, बहुत सारे FADH2 का निर्माण हुआ। अब क्या होगा, इनको जो है मतलब ऑक्सीडाइज किया जाएगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो यहाँ पे these molecules होते हैं, this is accompanied by accomplished by when they are oxidized to electron transport system, and electrons जो होते हैं they are passed to oxygen resulting in the formation of a water molecule। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा। और मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पास होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर कैरियर इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सबसे पहले आपको जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है दैट इज कॉल्ड एज द Na-DH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स नंबर 1। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस इज द कम्प्लेक्स नंबर 1। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पे नहीं है, दैट इज सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। सेकंड कम्प्लेक्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज, जो कि FADH2 का ऑक्सीडेशन करवाता है। उसके बाद जो यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर 3 होता है दैट इज साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स होता है। उसके बाद सक्सीन आपका जो है कम्प्लेक्स नंबर 4 होता है दैट इज साइटोक्रोम A। ठीक है, साइटोक्रोम A। एंड लास्ट में कौन होगा, आपका कम्प्लेक्स नंबर 5 दैट इज ATP सिंथेज वाला जो है कम्प्लेक्स होता है। दिस इज योर कम्प्लेक्स नंबर 2। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या किए जाएंगे, इन कम्प्लेक्स से क्या किए जाएंगे, उनको पास किया जाएगा। अब सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na-DH, आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na-DH जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na-DH इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपको पता है कि ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या वो बहुत सारे Na-DH होते हैं वो बनते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स में बहुत सारे Na-DH प्रेजेंट होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो NADH से क्या कर सकते हैं, वो पास होंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NADH से प्रोड्यूस होंगे बहुत सारे मैट्रिक्स में। अभी क्या होंगे, वहाँ पे NADH को ऑक्सीडाइज किया जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेज के द्वारा, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फिर उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा क्विनोन के पास। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया अपने, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं FMN के ऊपर पास हुए, उसके बाद जो है आयरन सल्फर प्रोटीन में जो है मतलब ये पास होते हैं, उसके बाद जो है मतलब ये UB क्विनोन में जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये पास हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्या, दैट यूबी क्विनोन जो होता है हमारी मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। अब यूबी क्विनोन क्या करता है, यूबी क्विनोन क्या करता है, ये जो है सेम टाइम पे इससे भी इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज से भी इलेक्ट्रॉन जो है कैरी करता है, ये सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज से भी इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकते हैं, वो बात की बात है। अब यूबी क्विनोन क्या करता है, इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन कैरियर, एंड साथ साथ में क्या होता है, ये हाइड्रोजन भी स्ट्रोमा से क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, और इट इज़ गोइंग टू चेंज इनटू यूबी क्विनोन, H2 में चेंज हो जाएगा। तो यूबी क्विनोन क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिड्यूसिंग जो है FADH2 से भी रिसीव करता है, यानी कि आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज से भी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे जो रिड्यूस्ड आपका यूबी क्विनोन है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, वो आपका अपने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसको देगा, वो आपके साइटोक्रोम B को देगा, उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन को देगा अपने इलेक्ट्रॉन, और आपके साइटोक्रोम C को देगा, फिर ये साइटोक्रोम C को जो अपने इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जो यूबी क्विनोन है या यूबी क्विनोल है जो रिड्यूस हो चुका है, UqS2 जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है किसको ट्रांसफ़र करता है, वो साइटो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के थ्रू साइटोक्रोम C को जो है मतलब ये ट्रांसफ़र करता है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 2 क्या है, साइटोक्रोम BC1 है, और साइटोक्रोम B से इलेक्ट्रॉन गया, आयरन सल्फर प्रोटीन से गया, आपका साइटोक्रोम C से गया, और कहाँ गया फिर साइटोक्रोम C में जो है मतलब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करता है थ्रू आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 फ्रॉम यूबी क्विनोन S2 से। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। लेकिन साइटोक्रोम C क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि आपकी इनर मेम्ब्रेन की जो है मतलब दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इसकी आउटर मेम्ब्रेन में क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है, ये स्मॉल प्रोटीन है, इट इज़ प्रेजेंट इन द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, और ये मोबाइल कैरियर होती है जो क्या करती है, आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती है बिटवीन कम्प्लेक्स नंबर 2 एंड 4। ये क्या करेगी, आपके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगी। ये देखो यहाँ पे भी आपका कम्प्लेक्स नंबर 2 था, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन यूबी क्विनोन को देगा। ठीक है, और साथ में क्या होगा, ये भी क्विनोन फिर के किसको देगा, इसके थ्रू होता हुआ जो है मतलब ये जो है मतलब साइटोक्रोम C को, और ये क्या करेगा, साइटोक्रोम C फिर अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कम्प्लेक्स नंबर 4 को देगा। तो ये साइटोक्रोम, ये कम्प्लेक्स नंबर 2 और कम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में भी इलेक्ट्रॉन का जो है मतलब आदान प्रदान करती है, यानी कि ट्रांसफर करती है। कम्प्लेक्स नंबर 4 क्या है, वो आपका जो है मतलब दैट इज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 2 कॉपर A के सेंटर है, इसमें साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 आप देख सकते हैं। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है मतलब कॉपर A को दिया, ठीक है, और उसके बाद कॉपर B को दिया, ठीक है, थ्रू साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम B, और अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर 5 के बाद क्या जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ जाएंगे, वो आप 2H पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन के पास, और यहाँ पे ऑक्सीजन कंबाइन करेगी, किस में भी चेंज कर देगी उसको, जो है मतलब आपका वाटर मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे। तो वैन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब उनको एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास किया जाता है कम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4 के थ्रू, वो उसमें क्या होती है, आपकी ATP फॉर्मेशन होती है। वहाँ पे क्या होगा, आपके ATP फॉर्मेशन होती है। जैसे आप देख सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो होता है फर्स्ट कम्प्लेक्स से जा रहा था तो उस टाइम पे जो है 4H पॉजिटिव जो होते हैं वो पंप किए गए फ्रॉम मैट्रिक्स से आउटर चैम्बर, जो कि 2 मेम्ब्रेन के बीच में चैम्बर होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो है मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4H पॉजिटिव जो होते हैं और जो है मतलब पंप किए गए कम्प्लेक्स नंबर 3 से आउटर चैम्बर में, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2H पॉजिटिव जो होते हैं वो चेंज किया वहाँ पे जो है मतलब मैट्रिक्स से कहाँ भेजे गए, आपके आउटर चैम्बर में भेजे गए। तो इसका मतलब क्या है, आपके आउटर चैम्बर में क्या होता है, H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, ये H पॉजिटिव जो होते हैं ये क्या करेंगे, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन जो होते हैं ये F नोड F1 पार्टिकल के थ्रू क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये F नोड F1 पार्टिकल क्या है, आपका कम्प्लेक्स नंबर 5 है, और जैसे ही H पॉजिटिव मूव करते हैं वो क्या करते हैं, आपका ATP सिंथेज एंजाइम जो होता है इसके हेड में प्रेजेंट होता है, और वो क्या करेगा, ATP को आपका जो है ATP में चेंज करेगा, और इसी तरह एक NADH2 क्या करेगा, वो 3 ATP बनाएगा। ठीक है, और आपका जो FADH2 जो है मतलब वो जो है मतलब 2 ATP बनाता है। क्यों, क्योंकि आपका NADH2 जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन में अप्रोक्सीमेटली 10 जो है मतलब हाइड्रोजन आयन जो होता है मतलब क्या बोलते हैं वो रिलीज करता है। 4 4 एंड 2 यानी कि 3H पॉजिटिव जो होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्या बनाते हैं, आपके 1 ATP बनाते हैं। ठीक है,
3H पॉजिटिव जो होते हैं वो आपका एक एटीपी बनाते हैं, और एक NH2 कितने आपका पंप कर रहा है, वो 4 आपके 10H पॉजिटिव जो होते हैं आउटर चैम्बर में पंप कर रहा है। लेकिन FADH2 जो हमेशा कहाँ एंटर होता है, वो कम्प्लेक्स नंबर 2 में एंटर होगा, वो जो अप्रोक्सीमेटली 6H पॉजिटिव ही क्या करता है, मतलब पंप कर पाता है, दैट इज 4N2, और इसलिए क्या करता है वो 2 एटीपी ही फॉर्म कर पाता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा आपके, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, आपका जो ये आउटर चैम्बर है, ये जो है इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और ये H पॉजिटिव जो होते हैं फिर हाई टू लो जो होते हैं थ्रू नॉड F1 पार्टिकल या थ्रू ऑक्सीजोम्स के थ्रू क्या करेंगे, वो एंटर करेंगे और आपके जो मतलब ATP का निर्माण करेंगे। तो अब एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ये फॉलोइंग स्टेप इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस जो होते हैं, इसमें क्या होता है आपका NADH2 और FADH2 का यूटिलाइज होगा, जिसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू जो होते हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे और ATP का निर्माण होगा। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH जो होते हैं दैट प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होते हैं ड्यूरिंग सिट्रिक एसिड साइकिल आर ऑक्सीडाइज बाई NADH डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स 1, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, आपके यूबिक्विनोन में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि आपकी इनर मेम्ब्रेन में ही पाया जाता है। यूबिक्विनोन जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो FADH2 से भी रिसीव करता है, दैट इज कम्प्लेक्स नंबर 2, दैट इज कैसे जनरेट करते हैं, हमने जब क्रैब साइकिल पढ़ा था उसमें सक्सिनिक एसिड जो होता है जब फ्यूमेरिक एसिड में चेंज होता है तो उस टाइम पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का करता है, वो जो है मतलब ये प्रोड्यूस करता है FADH2। अब रिड्यूस यूबिक्विनोन जो होगा, रिड्यूस यूबिक्विनोन क्या करता है, जिसने इलेक्ट्रॉन भी ले लिए और आपके H पॉजिटिव भी ले लिया, उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम C बाई साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स। तो यहाँ पे यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन जो होता है किसको ट्रांसफर कर रहा है, साइटोक्रोम C को विद साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स के द्वारा। और साइटोक्रोम C क्या है, एक स्मॉल प्रोटीन है जो कि अटैच्ड होती है टू आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो होती है एक मोबाइल है, ये मूव करती रहती है, कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करती है ट्रांसफर कम्प्लेक्स नंबर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करती रहती है। और कम्प्लेक्स 4 जो होता है रेफर टू आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, जिसमें क्या होता है साइटोक्रोम A है, साइटोक्रोम A3 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइटोक्रोम A है, और साइटोक्रोम यहाँ पे साइटोक्रोम A3 है, और 2 कॉपर सेंटर भी यहाँ पे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर, ठीक है, वाई कम्प्लेक्स नंबर 1 2 3 4 इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ATP सिंथेसिस भी होती रहेगी, दैट इज ATP सिंथेज होता है आपका कम्प्लेक्स नंबर 5 है। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP फ्रॉम ADP से क्या बनाए जाते हैं, आपके ATP बनाए जाते हैं। और नंबर ऑफ ATP जो होता है कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कि नेचर क्या था इलेक्ट्रॉन डोनर का। जैसे आपका जो है मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH क्या करता है, वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है, वाइल दैट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ FADH2 जो होता है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनाता है। ऑल दो द एरोबिक प्रोसेस रेस्पिरेशन जो होती है कहाँ होती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन रोल ऑफ ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को क्या करना, रिसीव करना और वाटर का निर्माण करना। तो येट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही जरूरी होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे H पॉजिटिव को और इलेक्ट्रॉन के सिस्टम्स को क्या करती है, ड्राइव करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है ये फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम करता है, और टर्मिनल जो होता है इलेक्ट्रॉन जो मतलब एक्सेप्टर का काम करता है। अगर हम फोटोफॉस्फोराइलेशन में देखा, जब हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था तो हमें केमियोस्मोटिक ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस पढ़ी थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था कि जहाँ पे लाइट जो होती है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट में, और वहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में जो होते हैं आपके ATP का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे रेस्पिरेशन में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, इन रेस्पिरेशन इट इज द एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यूटिलाइज फॉर सेम प्रोसेस, इट इज फॉर द रीजन दैट की प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होती है उनकी वजह से ही क्या हो रहा है कि आपका ATP का निर्माण हो रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस, जो कि हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में पढ़ लिया है। कि मैंने क्या बताया था कि आपके आउटर चैम्बर में क्या होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब ये H पॉजिटिव जो होते हैं हाई टू लो मूव करेंगे, ये आउटर चैम्बर से इनर चैम्बर में जाएंगे थ्रू नॉड F1 पार्टिकल के थ्रू, तो वहाँ पे क्या होगा, ATP का निर्माण होगा। तो ये हमने जो है केमियोस्मोटिक में भी थाइलोकार्ड के केस में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ATP का निर्माण होता है दैट इज आपका जो कम्प्लेक्स नंबर 5 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ठीक है। और दिस कम्प्लेक्स होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर वन इज कॉल्ड एज द F1 पार्टिकल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एज द F0 पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं। F1 जो है इसको हम हेडपीस बोलते हैं, इसे पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इसके अंदर क्या होते हैं आपके एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी का निर्माण करता है फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण करेगा। F1 जो है एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि आपके जो इनर मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है, ठीक है, जो क्या करती है एक चैनल बनाती है जिसके थ्रू H पॉजिटिव जो होते हैं बाहर की ओर मूव करेंगे, हमारे इनर चैम्बर की तरफ जो है जाएंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो है मूव करेंगे, ठीक है। और द पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू चैनल जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके H पॉजिटिव यहाँ से मूव करेंगे तो आपका क्या करेगा, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे जो आपका F1 जो है वो क्या करेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ज्वाइन करवा के क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। तो वही चीज़ है, पैसेज ऑफ प्रोटोन थ्रू द चैनल इज कपल्ड विद कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट ऑफ एटीपी, और फॉर ईच एटीपी जो होते हैं प्रोड्यूस 2H पॉजिटिव जो होते हैं वो पास होते हैं आपके फ्रॉम F0 फ्रॉम द जो F1 पार्टिकल में और एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है आपका रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट है, मैंने आपको पहले ही बताया। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में क्या है कि आपने कैलकुलेशन करनी है कि कितने पूरे टोटल जो है एटीपी का निर्माण हुआ। तो जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था, ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी तो डायरेक्ट बनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सिंथेसिस में कितने 2 एटीपी बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल आपके NADH2 के बनते हैं, वो 6 एटीपी देते हैं। यानी कि आपके ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बन रहे हैं, पूरे 8 एटीपी। मैंने आपको पहले ही बनाया कि आपके ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का नेट गेन होता है, दैट इज 10 एटीपी पूरा होता है, लेकिन 2 जो होते हैं यूटिलाइज हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि 8 एटीपी जो होते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं। उसके बाद लिंक रिएक्शन, ठीक है। लिंक रिएक्शन में क्या होता है, लिंक रिएक्शन में जो होता है आपके जो है 2 NADH2 बनते हैं, तो उसमें क्या होता है आपके 6 एटीपी का निर्माण। अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे तो कितना निर्माण करेंगे, वो 6 एटीपी का निर्माण करेंगे। क्रैब साइकिल में हमने पढ़े हैं कि वहाँ पे कितना होता है, वहाँ पे 24 एटीपी का निर्माण होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो होंगे आपके जो 6 जो है NADH2 बनेंगे और एक NADH2 कितना देता है, 3 एटीपी देता है, तो 18 एटीपी उससे बन गए। 2 FADH2 बनते हैं तो वहाँ पे 4 एटीपी वैसे बन गए और 2 तो डायरेक्ट बनते हैं, दैट इज 24 एटीपी जो है बनते हैं। तो ऊपर टोटल देखा जाए तो 38 एटीपी जो हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, नेट गेन है। दोबारा बता रहा हूँ, आपके ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी का निर्माण होता है, लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 बनते हैं। अगर दोनों NADH2 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, 6 एटीपी का निर्माण करेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। और आपके क्रैब साइकिल में 6 NADH2 कितने देंगे, 18 एटीपी देंगे। 2 FADH2 आपके जो 4 एटीपी देंगे और आपके जो मतलब डायरेक्ट 2 GTP जिनको एटीपी में चेंज किया जाता है वो भी बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके 24 एटीपी जो होते हैं आपके क्रैब साइकिल में होते हैं। और टोटल अगर पूरे एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा जाए तो आपके 38 एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ एटीपी, ठीक है, ऑफ एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, बट इन रियलिटी जो होता है इसमें क्या होता है, इसको थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे कम्प्लेक्स जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड पड़े होते हैं, तो कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग है सबसे पहले, जहाँ पे क्या होता है कि एक सबस्ट्रेट क्या करेगा, नेक्स्ट के लिए मूव करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा। जैसे पहले ग्लाइकोलिसिस चलेगी, फिर उसके बाद क्रैब साइकिल चलेगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा। तो NADH जो भी आपके ग्लाइकोलिसिस में जो बनते हैं उनको ट्रांसफर कर लिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर वहाँ पे उनकी क्या चलती है, उनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, यानी कि उनसे एटीपी बनाए जाते हैं। नन ऑफ इंटरमीडिएट्स होते हैं हमारे पाथवे में जो होते हैं, उनको जो किसी आपके ग्लाइकोलिसिस में कहीं पे भी दूसरे कंपाउंड बनाने में यूज़ नहीं किया जाता है। ओनली ग्लूकोज इज बीइंग रेस्पायर्ड, ठीक है। नो अदर अल्टरनेटिव सब्सटेंस आर एंटरिंग इन पाथवे एट एनी इंटरमीडिएट स्टेट। तो यहाँ पे ग्लूकोज के बारे में ही बात करेंगे और ग्लूकोज कैसे कैसे जो है आपके डिफरेंट एटीपी बनाएगा, ठीक है। बट दिस काइंड ऑफ अजम्पशन जो होते हैं आर नॉट रियली वैलिड इन लिविंग सिस्टम, क्योंकि आपके जितने भी सिस्टम है, चाहे आपका क्रैब साइकिल हो, चाहे आपका जो है मतलब ग्लाइकोलिसिस है, ये सारे जो हैं या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, सारे साइमल्टेनियस वे में काम करते हैं ये, ठीक है। इसको हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया है, अलग अलग डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट एंटर करते हैं पाथवे में और वहाँ से विड्रॉ भी किए जाते हैं, ठीक है। जब जरूरत होती है तो एटीपी यूटिलाइज किए जाते हैं, जब नहीं होती तो एटीपी को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो लेकिन येट इट इज़ यूजफुल टू डू दिस एक्सरसाइज टू अप्रिशिएट द ब्यूटी एंड एफिशिएंसी ऑफ लिविंग सिस्टम, कि हमारे जो होते हैं नेट गेन कितना होता है एटीपी का, 38 एटीपी जो होते हैं वो हमारे बनते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज क्या बनाता है, वो 38 एटीपी बनाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, अब कंपेयर करो फर्मेंटेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन को। फर्मेंटेशन में कितने बनते हैं, केवल 2
ही एटीपी बनते हैं, 2 ही एटीपी, पूरी एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ही एटीपी का नेट गेन है। फर्मेंटेशन अकाउंट फॉर ओनली ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, वेयर इन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, लेकिन आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का जो है आपका जो है मतलब कैसा होगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन होगा और वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में बनेगी। इन फर्मेंटेशन देर इज ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, मतलब जहाँ पे ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है उसको पायरुविक एसिड में चेंज किया जाएगा, फिर पायरुविक एसिड को जो है मतलब एनारोबिक कंडीशन में जो है लैक्टिक एसिड या आपकी जो है मतलब एल्कोहल में चेंज किया जाएगा। लेकिन टोटल जो अगर एटीपी का नेट गेन होगा दैट इज ओनली 2 एटीपी। लेकिन इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में पहले तो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में चेंज किया जाएगा, फिर पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज किया जाएगा, फिर एसिटाइल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल में एंटर करवाया जाएगा, फिर वहाँ पे लार्ज अमाउंट में उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चेंज किया जाएगा, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी। तो दिस इज जनरेट 38 एटीपी। तो यानी कि एटीपी गेन जो होता है हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, NADH जो होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ठीक है, इन फर्मेंटेशन में ऑब्वियसली रैदर, मतलब कि NADH जो होता है ऑक्सीडाइज टू NAD रैदर स्लोली इन फर्मेंटेशन, हाउएवर द रिएक्शन वेरी विगरस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जो आपके NADH होते हैं वो फर्मेंटेशन बहुत ही स्लोली जो है उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है, उनको यूटिलाइज कर लिया जाता है जब एल्कोहल बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लेकिन हमारे केस में जो होता है उनको डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो होता है उनके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मूव करवाया जाता है और उससे जो है 3 ATP बनाए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन जो होता है 2 टाइप का होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक में हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस को डिटेल में स्टडी किया, आपके क्रैब साइकिल को डिटेल में पढ़ा। क्रैब साइकिल और ग्लाइकोलिसिस को लिंक करने वाले रिएक्शंस को हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हमने स्टडी करा, और 38 ATP हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। और एनारोबिक में क्या हुआ, आपका ग्लाइकोलिसिस आएगी क्योंकि वो कॉमन पाथवे है, यूनिवर्सल पाथवे, और उसके बाद हमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पड़ी जिसमें केवल और केवल 2 ATP का जो है मतलब गेन होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके।